देश और दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर तेजी से बढ़ती चली जा रही है। जहां अब कितनी जल्द देश और दुनिया को कोरोना की तीसरी लहर से छुटकारा मिल सकेगा, इसको लेकर एमपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए टैरो कार्ड रीडर आयुष गुप्ता ने कई सारे राज खोले और क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूँ राधा बकुत्रा। अक्सर जब हम लोग बात करते हैं टैरो कार्ड्स की, रेकी की, तो बहुत सारे मिथ्स होते हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं मन में कि एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है, जेन्युइन है या नहीं है। और कुछ लोग ना इन सारी जो चीज़ों में अगर एक बार घुस जाते हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा और डेप्थ में जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको हसल भी कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है। तो आज इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए जो रियल रेकी जो होती है, रियल टैरो कार्डिंग जो होती है, न्यूमरोलॉजी जो होती है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे एमपी न्यूज़ में। हमारे साथ में है वर्ल्ड्स फर्स्ट रेकी हीलर, यंगेस्ट रेकी हीलर आयुष गुप्ता। सर, स्वागत है आपका हमारे इस शो में, एमपी न्यूज़ में। सबसे पहला सवाल जो जनता का भी आता है वो यही होता है कि व्हाट एग्जैक्टली रेकी इज़। एंड नया साल भी शुरू हुआ है, 2022 शुरू हो ही गया है, जनवरी 18 है आज। मैं जानना चाहूँगी कि ये नया साल जो है वो कैसा रहेगा। कोरोना महामारी तो चल ही रही है, थर्ड वेव की बात हो रही है, तो क्या कुछ संभावना है कि इस साल जो है महामारी से हम लोग कहीं ना कहीं बच सकते हैं, या आगे वाला जो आने वाला साल है वो इस महामारी को हमेशा के लिए दूर भगा दे? Okay, so first of all, तो of course I would like to say about रेकी कि रेकी क्या होता है, क्योंकि रेकी के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, रेकी के बारे में बहुत सारे ऐसी धारणाएं बनाई गई हैं। तो रेकी एक जापानीज़ हीलिंग थेरेपी है, आपने सुना होगा। डॉक्टर मकाऊ सुई जापान के एक रेकी ग्रैंड मास्टर थे। उन्होंने रेकी के बारे में सारी चीज़ें री इन्वेंट की, क्योंकि ये पहले से ये एनर्जीज़ थी, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जीज़ जो होती हैं हमारे सराउंडिंग्स में, वही रेकी है। जस्ट आपके ऑरा में उसको सही से चैनलाइज करना के प्रोसेस को रेकी कहते हैं। एंड पहले के ज़माने में गौतम बुद्धा टच थेरेपी करते थे, स्पर्श चिकित्सा। तो स्पर्श चिकित्सा के माध्यम से बहुत सारे लोगों को उन्होंने ठीक किया था, और उन्होंने इस विद्या को ज़्यादा लोगों को सिखाई नहीं थी, तो ये विद्या इंडिया से लुप्त हो गई थी। तो दैट्स द रीज़न ये जापान में जाके री इन्वेंट हुई। एंड वहाँ जाके डॉक्टर मकाऊ सुई ने इसके सारे सिम्बल्स को साइंटिफिकली प्रूवन किया, और ये एक सिर्फ हीलिंग थेरेपी है जो साइंटिफिकली प्रूवन हीलिंग थेरेपी है, और इससे 100% रिजल्ट्स आते हैं। और इस हीलिंग थेरेपी से कोई भी तरह की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। इसमें कोई भी एक्सटर्नल एनर्जीज़ या लोगों ने इसको ब्लैक मैजिक का नाम दे दिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज़, और इसका मेन फ़ायदा और बेनिफिट आई विल से कि इससे कोई भी कोई भी हीलर इससे किसी का भी नेगेटिव नहीं कर सकता। और जिस दिन वो सिर्फ सोच लेगा कि किसी का नेगेटिव करना है इस एनर्जीज़ के थ्रू, तो उसकी एनर्जीज चली जाएंगी, वो कभी भी किसी की भी रेकी कर नहीं पाएंगे। तो दिस इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ दिस हीलिंग थेरेपी। और अभी तक तो इससे मुझे एक्चुअली काफ़ी सारे रिजल्ट्स मिले हैं, और इस जर्नी में आने का ही रीज़न था कि इसके थ्रू मेरे मॉम का कैंसर ठीक हुआ था। जब मैंने सीखा था उसके 3 से 4 महीने बाद मेरे मॉम को थ्रोट कैंसर डायग्नोज हुआ था, और मैंने 3 महीने लगातार रेकी हीलिंग की थी उनकी, और रेकी के थ्रू उनका कैंसर ठीक हो गया था। सो एक्चुअली वो एक दो इमोशंस जुड़े थे उस टाइम पे, जब डॉक्टर आए और उन्होंने बोला कि कैंसर 100% क्योर हुआ है। तो वहाँ तो ऑफकोर्स मॉम का कैंसर जैसी चीज़ से ठीक होना, जो कि पूरे फैमिली को एक स्ट्रेस था, एंड सेकेंड रेकी से पहला केस वो भी कैंसर ठीक होना, वहाँ से मुझे लगा कि रेकी डेफिनेटली, क्योंकि जब तक हम कुछ चीज़ें अपने आंखों से नहीं देख सकते, लोग बार बार बोलें उससे मैं तो लोगों को भी यही बोलूँगा कि अगर आपको रेकी पे भरोसा नहीं है तो आप रिजल्ट्स देखें, उसके बाद भरोसा करें, मेरे वर्ड्स पे आप भरोसा मत करिए। क्योंकि ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बेटर होती है किसी के बोलने और किसी के किसी से सुनने में। कई बार कहा जाता है ना कि कोई भी बात पर तभी विश्वास करें जब वो आपके आंखों देखी हो और कानों सुनी हो। तो ये यहाँ पर ये चीज़ प्रूव हो रही है कि जब भी आपको रेकी या टैरो कार्ड की बात होती है, तो यहाँ पे एक मिथ ज़रूर क्लियर हुआ है कि दैट इज़ साइंटिफिकली, साइंस से जुड़ा गया है इस चीज़ को। ब्लैक मैजिक इसमें कहीं ना कहीं नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। बात करते हैं न्यू ईयर की, 2022 स्टार्ट हुआ है। क्या कुछ आगे के यहाँ पे ये साल कैसा रहेगा, मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं। ओके, तो हम ओवरऑल एक बार इस साल के लिए जनरल प्रेडिक्शंस कर सकते हैं टैरो के थ्रू, एंड देन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये साल किस नंबर के लिए अच्छा होगा, देन विल डिस्कस अबाउट इट।
मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस है जो हम खुद भी यहाँ पे फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं इन सारी चीज़ों का। टैरो कार्ड्स यहाँ पर अभी करे गए हैं। 2022 कैसा होने वाला है वो प्रिडिक्शन यहाँ पर करा जाएगा न्यूमरोलॉजी के थ्रू एंड टैरो कार्ड के थ्रू। सो देखते हैं, एंड हम सभी यही आशा करते हैं कि 2022 जो है वो काफ़ी अच्छा जाए, हम लोग कहीं ना कहीं महामारी से बचें। See, cards are Ace of Pentacles, King of Cups, Queen of Swords and Nine of Cups. So basically cards अच्छे हैं, but it's like कि अगर मैं साल को रेशियो में देखा जाए तो कोई भी साल बहुत अच्छा है, बहुत ख़राब नहीं होता है, इवन लाइक 2021 छोड़कर, बिकॉज ऑफ सेकेंड वेव एंड फर्स्ट वेव। सेकेंड वेव आई गेस बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल थी फर्स्ट वेव से भी ज़्यादा। तो ऑफकोर्स ये ईयर इज़ गुड, मतलब कोई भी ऐसे मेजर, जैसे अभी भी कोविड का सिनेरियो चल रहा है, थोड़ा पीक आया था, बट ये अभी कुछ टाइम तक रहेगा। और अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रिकॉशंस लिए और जो भी नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं, तो ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा कोविड, थर्ड वेव जो आई है। एंड मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कोविड आएगा या नहीं दोबारा आगे फ्यूचर में, बट या ये साल ओवरऑल अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज थोड़े बहुत माइनर अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, मेजर जो अदर देन 21 एंड 20 भी मैं बताऊं, उसके अलावा जो साल में मेजर या माइनर में हम कैलकुलेट करते हैं साल को हेल्थ वाइज में, तो ये हेल्थ वाइज ओवरऑल एक बैलेंस्ड ईयर रहेगा। प्लस करियर वाइज दिस ईयर इज़ गोना गिव बेनिफिट्स टू मैनी, क्योंकि बहुत सारा मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि जो पिछले 4 से 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, उनको अपने रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो दिस ईयर कैन बी गुड फॉर देम कि उनको एक सपोर्टिव और उनके एक्सपेक्टेशंस वाला रिजल्ट्स मिले, क्योंकि ऑफ कोर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं एंड दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग। तो दिस ईयर इज़ गुड। दिस ईयर इज़ वेरी गुड फॉर इंडस्ट्री पीपल, फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड like something related to media, entertainment and everything. So this is good for them. And yeah, other than this, if we talk about numerology, so this year is a calculative of number 6, because 2022, 2 plus 2 plus 2 is 6, and 6 is a number of Shukra. Shukra is very good for name and fame. So this year is definitely gonna be again good for 3 number people, 6 number people and 9 number people, क्योंकि these 3 numbers are favorable to 6 and 6 is also good for industry people. So जो industry में हैं 6 number के लोग हैं, especially 6 क्योंकि बहुत ही ज़्यादा माना जाता है इंडस्ट्री में। तो those who are born on 6th और 15th और 24, जिनका sum up of their date of birth is 6, वो अगर फिल्म इंडस्ट्री में, अगर वो उनका करियर फिल्म इंडस्ट्री में बना रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, तो इस साल में उनको कुछ ना कुछ अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है, उनको कुछ बेनिफिट मिल सकता है, या एक गुड सम सॉर्ट ऑफ गुड ग्रोथ मिलेगी फॉर श्योर। क्या बात है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे आयुष ने एक और चीज़ क्लियर करी है कि दिस ईयर हेल्थ वाइज तो अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू 2021 जब सेकेंड वेव आई थी, लेकिन मैंडेटरी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर हम अपनाएंगे तो कोविड जैसी महामारी से हम खुद के साथ साथ दूसरे लोगों को भी बचाएंगे। आयुष, आगे बात करते हैं टैरो कार्ड्स की। तो व्हाट एग्जैक्टली ये टैरो कार्ड्स कैसे वर्क करते हैं, वो कुछ आप हमारे दर्शकों को समझाएं। ओके, सो टैरो कार्ड रीडिंग मैंने जब भी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुने हैं कि जब भी वो टैरो कार्ड रीडिंग सुनते हैं तो उनके मन में एक ही वर्ड आता है, फ्यूचर प्रेडिक्शन या तो भविष्यवाणी। तो ये सबसे पहले मैं चेंज करना चाहता हूँ कि ये कोई भी तरह की भविष्यवाणी नहीं है या फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है। ये आपकी एनर्जीज चेक करता है, आपकी पास्ट एनर्जीज, प्रेजेंट एनर्जीज और फ्यूचर एनर्जीज को रिलेट करता है, एनर्जाइज करता है, बैलेंस करता है, एंड देन इट गिव्स यू आंसर आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने करियर के लिए कुछ क्वेश्चन पूछा तो इट विल नॉट टेल यू कि आप इस टाइम पे आपको ये सब मिल जाएगा, उस टाइम पे आपको वो सब मिल जाएगा। इट जस्ट आपको ये बताएगा कि इस टाइम फ्रेम में आपके लिए टाइम अच्छा है, तो आप अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, एंड उस टाइम पे कोई भी तरह की डिस्ट्रैक्शन मत रखिए। जो भी नेसेसरी सजेशंस या टिप्स या गाइडेंस हैं आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो मिलते हैं आपको। ऐसा टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू, मतलब मैं एक ऐसा टैरो कार्ड रीडर, मैं ये बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स हैं जो बोलते हैं, जो कि बहुत ही टाइम से चलते हुए आ रहे हैं, उनको सिखाया वैसा गया है, सो उनका भी फॉल्ट नहीं है, वो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं आई गेस। बट या क्योंकि
आई गेस अपना भविष्य हमें खुद नहीं पता है, दूसरा कौन क्यों बताएगा कोई। तो भविष्यवाणी के लिए आप प्लीज़ टैरो कार्ड रीडिंग मत करवाइए, सजेशंस गाइडेंस टिप्स के लिए करवाइए। एंड रही बात ये काम कैसे करता है, तो आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपके क्वेश्चन से हम कार्ड्स एनर्जाइज करते हैं। इसमें अलग अलग स्प्रेड्स होते हैं, लाइक आपके करियर से रिलेटेड चीज़ें या लव लाइफ, रिलेशनशिप या हेल्थ वाइज आपको सारे तरह के गाइडेंस और सजेशंस मिलते हैं। सो या इट टोटली वर्क्स, आपके नेम एंड डेट ऑफ बर्थ में आपकी सारी एनर्जीज वी कैच इट। एंड मैं एक्चुअली जनरल प्रेडिक्शंस भी नहीं करता हूँ कि आप आइए मैं आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें। इट्स नॉट लाइक दैट, आपको क्वेश्चंस पूछने होते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जो आपके माइंड को जानना है सिर्फ उतना बताया जाए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एडवेंचरस रहें और अनप्रडिक्टेबल हो तो ज़्यादा मज़ा आता है लाइफ जीने में। बिल्कुल सही। आयुष ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक बात कही है कि जो टैरो कार्ड रीडिंग होती है ये आपको गाइडेंस, टिप्स एंड आपके जो करंट अभी सिनेरियोस चल रहे हैं उसको कहीं ना कहीं हेल्प आउट करने में आपको हेल्प करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये भविष्यवाणी है ऐसा ही होगा आपके साथ में, इट इज़ प्रिडिक्टेबल, लेकिन आपको कहीं ना कहीं गाइड करने के लिए, ताकि आप उस सिचुएशन को फेस कर, अगर कुछ हार्ड सिचुएशन फेस कर रहे हो तो आपको हिम्मत मिले कि नहीं आने वाला टाइम मेरे लिए अच्छा होगा। आयुष, बात करते हैं अब आपकी जर्नी की, क्योंकि यू आर द यंगेस्ट रेकी एंड टैरो कार्ड रीडर ना सिर्फ एशिया में बल्कि वर्ल्ड में। सो कब से ये जर्नी स्टार्ट हुई आपकी, कैसे आपको टैरो कार्ड या रेकी में इंटरेस्ट आया? आप पहले भी घर से कोई, मतलब फादर, फैमिली में कोई और था या आप ही पहले हैं? फैमिली में रेकी या टैरो इस फील्ड में कोई भी नहीं है, बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं अभी जो भी हूँ, लाइक मैं टैरो रीडिंग कर रहा हूँ या रेकी मैंने शुरू की जस्ट बिकॉज ऑफ माई डैड एंड फैमिली के सपोर्ट की वजह से। क्योंकि पहली बात तो ऑफकोर्स इस फील्ड में आने के लिए फैमिली सपोर्ट नहीं करती, बिकॉज people think there's no scope, blah 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 and everything, but my family has supported me a lot. There's a lot of reasons behind that, क्योंकि जब मैं 7-8 साल का था तो मेरे डैड मिस्टर काशी प्रसाद गुप्ता, उन्होंने मुझे मेडिटेशन करना सिखाया। एंड तब से ऑफ कोर्स 7-8 साल का था, मुझे उतना नहीं समझ में आता था, बट वो जैसा मुझे गाइड करते थे मैं मेडिटेशन करता था। देन जब मैं 12 साल का हुआ तो उन्होंने ही मुझे रेकी के कॉन्सेप्ट से अवेयर करवाया। उन्होंने मुझे रेकी ग्रैंड मास्टर मिस्टर देवांग शुक्ला जी से मिलवाया, वो रेकी करते हैं, उन्होंने मुझे रेकी सिखाया। एंड देन उसके, जैसे कि मैंने बताया कि मॉम को उसके 3 से 4 महीने बाद थ्रोट कैंसर डायग्नोज हुआ था। तो आई थॉट कि लेट्स वर्क, कि क्योंकि उस टाइम कैंसर से रिलेटेड कुछ ऐसी मेजर चीज़ें नहीं थी, तो आई थॉट कि लेट्स सी कि क्या होता है, लेट्स गो अहेड कि करते हैं, कुछ तो होगा। क्योंकि रेकी का मेरे ऊपर, रेकी का मुझे भरोसा था कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगा। सो आई स्टार्टेड हर हीलिंग एंड 3 मंथ तक मैं लगातार, लाइक मैं मॉम के साथ सोता था एंड मैं उनके गले में हाथ रख के आई वाज लाइक कि मैं सो जाता था पूरी रात रेकी स्टार्ट करके, लाइक एक्टिवेट करके। सो आई डिड इट फॉर 3 मंथ्स एंड उसके बाद नागपुर में एक हॉस्पिटल में हम गए एंड हमने डायग्नोज करवाया दोबारा। सो डॉक्टर सेड कि इस प्रॉब्लम के लिए आप दोबारा कभी मत आइएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली ठीक हो गई है। That is truly amazing. तो वो बहुत ही, मतलब एक डिफरेंस जोन में थे हम लोग, क्योंकि को लाइक कैंसर जैसी चीज़ ठीक होना रेकी से, एंड देन सेकंड थिंग इज़ मॉम का कैंसर से ठीक होना। सो वहाँ मेरे पापा मुझे आके उन्होंने बोला कि अगर रेकी से कैंसर जैसी चीज़ ठीक हो सकती है तो बहुत सारे लोग बहुत सारी छोटी प्रॉब्लम्स, बड़ी प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं, फेस कर रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स, तो मुझे इस फील्ड में कंटिन्यू करना चाहिए। तो वहाँ से मुझे लगा कि आई शुड कंटिन्यू एंड do these things. दिस इज़ सच ए इंस्पायरिंग स्टोरी, क्योंकि हम लोग बिहाइंड द स्टोरी कोई नहीं जानता, बिहाइंड द सीन्स कोई नहीं जानता कि जब कैसे वो जर्नी स्टार्ट हुई। सो आयुष की जो जर्नी थी वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग थी, क्योंकि उन्हीं के खुद की फैमिली से वो जर्नी स्टार्ट करी गई थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने खुद ने एक्सपीरियंस करी एंड देन नाउ वो रियल लाइफ में भी उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। बात करेंगे आयुष इंदौर की, क्योंकि हम लोग आज इंदौर में शूट कर रहे हैं, इंदौर से हैं और इंदौर ने लगातार स्वच्छता में जो है पंच लगाया है, पंच इस बार लगाया है, नाउ सिक्सर की तैयारी है। सो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि इंदौर आगे आने वाले समय में क्या कुछ उपलब्धियाँ हैं जो हासिल करेगा? ओके, सी ऑफ कोर्स इंदौर एक ऐसा शहर है, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ बेसिकली, तो मुंबई में ऑफ कोर्स वर्क लाइफ काफ़ी अच्छी है। काम करने का हर दिन एक वहाँ भूख है, सुबह उठो तो ऐसा लगता है कि आज ऐसा क्या करें जो हमारे कल काम आए, तो वो मुंबई के बारे में। बट मैं इंदौर आता रहता हूँ, हर महीने 1.5 महीने में एक बार इंदौर ज़रूर आता हूँ, क्योंकि यहाँ एक ऐसी चीज़ है जो मुंबई में बहुत कम मिलती है, वो है सुकून। क्योंकि लोग, जैसे मेरे को कल या परसों ही एक
फ्रेंड मिले थे, वो इंदौर से ही हैं। उन्होंने बोला मुंबई में तो बहुत मज़ा आता होगा आंखें ऊपर करके बिल्डिंग्स देखना एंड ऑल। तो मैंने बोला जब इंदौर में सीधी आंखों से चीज़ें देखी जा सकती हैं और जीवन जिया जा सकता है तो आंखें ऊपर करने की क्या ज़रूरत है। तो मतलब इंदौर मैं जब भी आता हूँ तो इंदौर में एक बैलेंस्ड एनर्जीज मुझे फील होती हैं कि चाहे हम गवर्नमेंट के बारे में बात करें, गवर्नमेंट के थ्रू जो चीज़ें हो रही हैं डेवलपमेंट वाइज, या इंदौर के लिए कुछ जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो भी काफ़ी बैलेंस्ड लिए जा रहे हैं। और ना ही ज़्यादा फास्ट ग्रोथ है इंदौर की, ना ही बहुत स्लो है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अचानक से कीपैड वाले फ़ोन लेके अगर हम उनको टच स्क्रीन फ़ोन देना तो चलाने में प्रॉब्लम होती है। तो हम धीरे धीरे उनको आदत अगर लगवाएंगे चीज़ों की तो ज़्यादा बेटर होगी। क्योंकि इंदौर में आई गेस सिर्फ मेरी जनरेशन नहीं रहती, मेरे से भी मेरे से भी आगे वाली एक जनरेशन रहती है, मेरे से 3 जनरेशन बड़ी रहती है। लाइक मेरे पापा वाली जनरेशन, देन उनके पेरेंट्स वाली जनरेशन, एंड बहुत सारी ऐसी भी फैमिलीज़ हैं जहाँ उनके भी आगे वाली जनरेशन है। तो हम अचानक से जो पीपल से कि गवर्नमेंट जल्दी ग्रोथ नहीं कर रही है, तो बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करनी चाहिए। प्लस इंदौर, मुझे जहाँ तक लगता है इंदौर इज़ गोना बी नहीं बोलूँगा मैं कि होने वाला है, बट इंदौर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी है इंडिया में, और इंदौर के वजह से बहुत सारी चीज़ें जानी जाती हैं इंडिया में। तो डेफिनेटली इंदौर की जो मुझे एनर्जीज लग रही हैं कि ग्रोथ तो है फॉर श्योर, सो इट्स गोइंग गुड। हम इंदौरियों जो है ना, हम जो इंदौरीज हैं वो ना सिर्फ प्रदेश देश बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपनी जो छाप है वो छोड़ चुके हैं। स्वच्छता को लेके बहुत सारे कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जहां इंदौरीज की अगर बात करें तो वो नंबर 1 रहते हैं, भले ही वो लाइफस्टाइल हो, इन्वायरमेंट के वाइज हो, हम कई सिटीज़ से बेटर कर रहे हैं। आयुष, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज दें, ताकि आज हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें जानी, रेकी के बारे में जानी, टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में जानी, सो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को भी कोई मैसेज दें। ओके, सी मैसेज, मतलब ये तो अनएक्सपेक्टेड था, बट इट्स लाइक अभी जिस बारे में हमने बात की, नॉट जस्ट टैरो या रेकी के बारे में, बट मैं एक सजेशन देना चाहूँगा सभी को कि चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें बातों से भरोसा नहीं करना चाहिए। ऑब्ज़र्व करके, समय देकर, जितना स्लो जाते हैं हम कुछ चीज़ों में, क्योंकि जो हमें लॉन्ग टर्म चाहिए होता है लाइफ में, क्योंकि हम कभी कभी जल्दबाजी में चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, जल्दबाजी में चीज़ें शुरू होने के बाद जल्दी ख़राब भी होती हैं। तो इट्स बेटर, अगर आपको कुछ चीज़ें, चाहे करियर में लॉन्ग टर्म जाना है तो बहुत ही जल्दी मेजर स्टेप्स ना लें, गो स्लो, उसको अच्छे से आप परखें। चाहे वो रिलेशनशिप हो, इस रिलेशनशिप में भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और सेम गोज़ इन योर फैमिली लाइफ या किसी भी एक डिसीजन को बनाने के लिए, तो थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करके डिसीजन लीजिए। क्योंकि आज के टाइम में मैंने जो नोटिस किया है 2-3 दिन से, जब से इंदौर में हूँ एंड भोपाल में हूँ, तो लोग काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में दिख रहे हैं मुझे, चाहे वो डिसीजन लेने में हो, या रिलेशनशिप्स में हो, या करियर में हो। एंड ये सिर्फ भोपाल इंदौर में नहीं है, ऑनेस्टली मैं किसी एक सिटी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए कुछ चीज़ें करनी है, तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए कि जल्दबाजी में डिसीजंस मत लीजिए। गो फास्ट, बट सोच समझ कर थोड़ा सारे डिसीजन सोच समझ के। आयुष ने बहुत ही एक प्यारा एंड सरल संदेश दिया है, क्योंकि आज जो मोस्ट प्रोबेबली जो हम यूथ की बात करते हैं तो यूथ जो है वो बहुत जल्दी आगे ग्रोथ सक्सेस की ओर भागता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी आया है कि आपकी सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, बट प्रॉपर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क अगर होगा तो ज़रूर आप उस मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे, उस मंजिल को ज़रूर अपने आप उसे काबू करेंगे, उस मंजिल तक ज़रूर आप पहुंचेंगे। इसी के साथ ही आज हमने बात करी आयुष गुप्ता से टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में, रेकी के बारे में। हम सब भी आपसे निवेदन करते हैं कि आप जब भी ऐसी कोई थेरेपी करवाएं तो उसके पहले सारी चीज़ें ऑब्जर्व करें, समझें, एंड देन उसके बाद में आगे प्रोसीड करें। और जहाँ बात करें हम लोग थर्ड वेव की, तो थर्ड वेव जो है इंदौर प्रदेश पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ रही है। सो हम सब भी आपसे निवेदन करते हैं कि जब भी बाहर निकले कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इन तीनों जो पहलू हैं उन्हें ज़रूर उनका पालन करें, क्योंकि यही जो चीज़ है वो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करती है। इसी के साथ ही हम लेते हैं आपसे अलविदा। नमस्कार।